ये है मराठा साम्राज्य का भाग दूसरा और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पेशवाओं का इतिहास। पेशवा कौन थे? देखिए, पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो इनका जो इतिहास है वो बहुत ही दिलचस्प है। आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव थे वो पेशवा थे। तो इनका जो इतिहास है वो बहुत ही अपने आप में अलग है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पेशवाओं का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे बालाजी विश्वनाथ का इतिहास। बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति साहू जी ने 1708 में सेना करते के पद पर नियुक्त किया था। इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में भी की थी। तो सेना करते कौन होता था? ये सेना को संगठित करने वाला होता था। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को साहू जी ने 1708 में इस पद पर नियुक्त किया था। 1713 में छत्रपति साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पेशवा के पद पे 1713 में नियुक्त किया था, उससे पहले सेना करते के पद पे नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पहला संस्थापक किसको माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। और दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के मध्य एक संधि हुई और इस संधि को इतिहास में दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह रफी उद दरजात ने छत्रपति साहू जी को महाराष्ट्र का स्वामी मान लिया था और दक्षिण में चौथ तथा सरदेशमुखी कर वसूलने की आज्ञा दे दी थी। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक संधि हुई थी, दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अनुसार रफी उद दरजात ने क्या किया था, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह रफी उद दरजात ही था, तो उसने छत्रपति साहू जी महाराज को क्या किया था कि महाराष्ट्र का स्वामी मान लिया था और दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी कर जो थे उन्हें वसूलने की आज्ञा भी दे दी थी। रिचर्ड टेम्पल ने इसी संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। किस संधि को कहा था? दिल्ली की संधि को कहा था, क्योंकि इसी संधि से महाराष्ट्र का स्वामी किसने मान लिया था? रफी उद दरजात ने मान लिया था। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 के मध्य में था। तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ का जो शासनकाल है पेशवा के रूप में, वो 1713 से 1720 के मध्य में था। अब बात करते हैं बाजीराव प्रथम के इतिहास पर। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1720 में बनाया गया था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो तुरंत ही गिर जाएंगी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में भी की थी। बाजीराव प्रथम ने मार्च 1728 में पाल खेड़ा के निकट निजाम को पराजित किया था और उससे मुंगी सिवा गांव की संधि की और इस संधि के तहत निजाम ने क्या किया था कि छत्रपति साहू जी को चौथ व सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया था। देखिए, निजाम हैदराबाद का शासक था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 1728 में किस किस के मध्य में युद्ध हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य में हुआ था, जिसमें मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार क्या हुआ था? चौथ और सरदेशमुखी जो कर थे वो निजाम ने स्वीकार कर लिए थे। 1728 ईस्वी में ही बुंदेला राजा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी।
बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की सहायता की और मुगलों द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र वापस छीन लिए थे। इसी अवसर पर बुंदेला राजा छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव प्रथम से किया था तथा कालपी, सागर, झांसी को जागीर के रूप में भेंट किया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था बाजीराव मस्तानी। तो उसमें इस कहानी को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, बाजीराव प्रथम और मस्तानी के बारे में। मस्तानी छत्रसाल की पुत्री का नाम था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उसे पुत्री नहीं बल्कि नर्तकी लिखा हुआ है। आपको मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि इसके संबंध में इतिहास में बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकार पुत्री लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार नर्तकी लिखते हैं। हालांकि बाजीराव मस्तानी फिल्म में मस्तानी को छत्रसाल की पुत्री दिखाया गया है, लेकिन इतिहास में इसके अलग अलग चर्चे हैं। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में पेशवाओं ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, परंतु किसी भी मुगल ने उनका मुकाबला नहीं किया था। 1737 तक मुगल इतने कमजोर हो गए थे कि वो दूसरे राज्य पे आक्रमण के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। उनके मध्य में खुद उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रही थी, तो वो दूसरे राज्यों पे आक्रमण कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए 1737 में पेशवाओं का किसी भी मुगल ने मुकाबला नहीं किया था। बाजीराव प्रथम ने 1738 ईस्वी में गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की स्थापना और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? पहले तो उज्जैन बनाई थी, लेकिन बाद में ग्वालियर में राजधानी को बनाया था। इसी समय मालवा के एक भाग पर मल्हार राव होलकर ने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी और पिलाजी गायकवाड़ ने अपना राज्य गुजरात में स्थापित किया था और बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? ये सब बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 के मध्य में था। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, शासनकाल 1720 से 1740 के मध्य में था। बाजीराव प्रथम का नाम सभी पेशवाओं से अलग माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके शासन करने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था, सभी पेशवाओं से अलग था। अगर आप कभी पुणे गए हो तो शनिवार बाड़ा पे इनकी एक मूर्ति लगी हुई है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है यही मूर्ति है। बाजीराव प्रथम के बारे में जितने शब्द कहूं उतने कम ही हैं। अब बात करते हैं बालाजी बाजीराव के इतिहास पर। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। बालाजी बाजीराव नाम मात्र के पेशवा थे, परंतु वास्तविक शक्ति उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के हाथों में थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? सदाशिवराव भाऊ के हाथों में थी। लेकिन पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। 1750 ईस्वी में मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से संगोला की संधि करके बालाजी बाजीराव ने संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया था। अगर आपको जानना है संगोला संधि के बारे में तो इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से दी है, तो आप लोग उस वीडियो को देखो, उसमें जानकारी पूरी डिटेल के साथ दी गई है। इस समय हुआ क्या था कि राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य में जो संगोला की संधि हुई थी, इसके तहत सारी शक्तियां किसके पास चली गई थी? बालाजी बाजीराव के पास चली गई थी। राजाराम द्वितीय नाम मात्र के छत्रपति रह गए थे। ये आपको बस यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में बताया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया है और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताया है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही पेशवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि पेशवाओं का सर्वाधिक विकास अगर किसी के शासनकाल में हुआ था तो वो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। 1742 ईस्वी में पेशवाओं ने ओरछा के बुंदेला सरदार को परास्त कर झांसी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पूरे बुंदेलखंड पे ही अधिकार कर लिया था पेशवाओं ने। 1757 में रघुनाथ राव सेना लेकर दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह के साथ संधि कर
अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। इसकी चर्चा मैंने अपने अहमद शाह अब्दाली वाली वीडियो में भी की है, आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। यहाँ पर बात करते हैं रघुनाथ राव के बारे में। देखिए उस समय पेशवा कौन थे? पेशवा थे बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। सारी शक्तियां किसके पास थी? उनके चचेरे भाई सदाशिव राव भाव के पास थी। रघुनाथ राव कौन थे? तो देखिए रघुनाथ राव, इन्हें तुम सहायक पेशवा मान सकते हो। तो इन्होंने क्या किया था कि 1757 में ये सेना लेकर दिल्ली पहुंचे, मुगल बादशाह से एक संधि की, और अहमद शाह अब्दाली का एक प्रतिनिधि कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। उसका नाम था नजीब उद्दौला, जो कि मीर बख्शी के पद पे था। मीर बख्शी का मतलब होता है कि सेना का सर्वोच्च पद माना जाता था मीर बख्शी का। तो नजीब उद्दौला को हटा दिया था रघुनाथ राव ने। 1757 में पेशवा इतने ताकतवर हो गए थे कि मुगल जो बादशाह थे उन्हीं के कब्जे में रहते थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मुगलों का कोई शासन नहीं रह गया था, नाम मात्र के मुगल रह गए थे। आप ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें जो जितना भगवा कलर आपको दिखाई दे रहा है, पेशवाओं का शासन यहाँ तक था। दिल्ली के जो शासक थे वो नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक जो शक्तियां थी वो पेशवाओं के पास में थी। 1758 में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे और वहां से अहमद शाह अब्दाली के अधीन शासकों को पराजित किया, जिससे अहमद शाह अब्दाली नाराज हो गया और उसने मराठों या पेशवाओं से बदला लेने के लिए फिर से भारत पे आक्रमण किया था। 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पे अधिकार कर लिया था और दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। 1758 में रघुनाथ राव पंजाब पहुंचे थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के अधीन जितने भी शासक थे सबको खदेड़ दिया था पंजाब से, और पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने क्या किया कि 1759 में पंजाब पे आक्रमण किया और पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसे पेशवाओं कहें या फिर मराठों कहें, उनसे बदला लेना था। और यही कारण था पानीपत के तृतीय युद्ध का। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? पेशवाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपने अहमद शाह अब्दाली वाले वीडियो में भी की थी। इस युद्ध में जाट राजाओं, राजपूतों एवं सिखों ने पेशवाओं का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में पेशवाओं की तरफ से इब्राहिम खान ने तोपखाने का नेतृत्व किया था और इंदौर के मल्हार राव होलकर पानीपत का मैदान छोड़कर ही भाग गए थे। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था तो महाराष्ट्र के प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति ने इस युद्ध में भाग लिया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस युद्ध में इब्राहिम खान ने तोपखाने का नेतृत्व किया था पेशवाओं की तरफ से। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जाट राजाओं ने, राजपूतों ने और सिखों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। सीधे तौर पे कहें तो पेशवा और मराठा ही थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के कारण बालाजी बाजीराव अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1761 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761 के मध्य में था। अब बात करते हैं माधवराव के इतिहास पर। पेशवा माधवराव ने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए मजबूर किया था। किस किस को किया था? निजाम को किया था और हैदर अली को किया था। पेशवा माधवराव के ही शासनकाल में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता को छोड़कर पेशवाओं की संरक्षणता स्वीकार की थी। मुगल इस समय इतने कमजोर हो गए थे कि वो स्वतंत्र रूप से शासन भी नहीं कर पा रहे थे। कभी अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते थे तो कभी पेशवाओं के संरक्षण में चले जाते थे। 1772 ईस्वी में क्षय रोग से पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। पेशवा माधवराव को अंतिम महान पेशवा माना जाता है। पेशवा माधवराव के बाद कोई भी पेशवा नहीं हुआ जिसने मराठा साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंतिम महान पेशवा किसको माना जाता है? पेशवा माधवराव को माना जाता है।
पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया, परंतु 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी थी। पेशवा माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 के मध्य में था। अब बात करते हैं माधव नारायण राव के इतिहास पर। पेशवा माधव नारायण राव किसके पुत्र थे? नारायण राव के पुत्र थे। पेशवा माधव नारायण राव की अल्पायु के कारण नाना फड़नवीस, जिन्हें बालाजी जनार्दन के नाम से भी जाना जाता था, ग्रांड डफ ने इन्हें ही मराठों या फिर कहें पेशवाओं का मैकियावेली कहा था कि नेतृत्व में पेशवा सरदारों ने क्या किया कि राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई सभा के नाम से एक परिषद बनाई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि माधव नारायण राव की अल्पायु होने के कारण नाना फड़नवीस ने क्या किया था कि 12 भाई सभा के नाम से एक परिषद बनाई थी, जिससे राज्य की अच्छे से देखभाल की जा सके। और ये पॉइंट आपको खास तौर पे यहाँ पे याद रखना है कि नाना फड़नवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, और ये किसने कहा था? ग्रांड डफ ने कहा था। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 1775 में आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं पेशवा सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पेशवा की हार हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 1772 के बाद जो पेशवा थे वो दो भागों में बट गए थे। एक तरफ रघुनाथ राव थे जो कि पेशवा बनना चाहते थे, और दूसरी तरफ माधव नारायण राव जो कि पेशवा थे। तो रघुनाथ राव ने क्या किया था कि अंग्रेजों के सहयोग से वो पेशवा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को सूरत भेजा था कि तुम जाइए सूरत पे आक्रमण कीजिए, अगर पेशवा हार जाते हैं और मैं पेशवा बनता हूं तो सूरत का पूरा क्षेत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। इसीलिए कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक सेना भेजी थी सूरत, और 1775 में आरस के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें पेशवाओं की हार हो गई थी। 1782 में सालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पेशवा और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। अक्टूबर 1795 में पेशवा माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह नाना फड़नवीस के मनमाने शासन से बहुत परेशान हो गए थे। पेशवा माधव नारायण राव का शासनकाल 1774 से 1795 के मध्य में था। अब बात करते हैं बाजीराव द्वितीय के इतिहास पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र थे। दिसंबर 1802 ईस्वी में बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें थीं। नंबर 1, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणता स्वीकार कर ली थी और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना भी स्वीकार कर लिया था। नंबर 2, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा नदी के क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के आसपास के जो प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिए थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया था। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। देवगांव की संधि दिसंबर 1803 में भोंसले और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों को बालासोर, कटक और बरदा नदी के पश्चिम का सारा जो राज्य था वो सौंप दिया था। सुरजी अर्जन गांव की संधि दिसंबर 1803 में ही सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का जो अपना सारा का सारा राज्य था, जिसमें जयपुर और गोहद के किले थे, वो सभी अंग्रेजों को दे दिए थे। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। पेशवाओं ने पूना के अंग्रेजी रेसिडेंसी में आग लगा दी थी और किरकी नामक स्थान पर अंग्रेजी कैंप पर आक्रमण कर दिया था। इसी बीच अंग्रेज और पेशवा सेना के मध्य युद्ध हुआ, परंतु अंत में पेशवा सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य पूना की संधि हुई। 13 जून 1817 को पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। इस संधि के अनुसार बाजीराव द्वितीय को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी थी। बाजीराव द्वितीय को कुछ किले अंग्रेजों को देने पड़े, परंतु इस संधि से पेशवा बाजीराव द्वितीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा के विरुद्ध हुई थी।
1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ। पेशवा और अंग्रेजी सेना के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवा सेना का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय, बापू गोखले, अप्पा देसाई कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन एफ स्टोनटन के हाथों में था, जिसमें केवल 834 सैनिक थे और दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में पेशवा सेना की हार हुई और इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जून 1818 में सर जॉन मैल्कम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप बिठूर में अपने आखिरी दिन बिताने की आज्ञा दे दी थी। इसी समय अंग्रेजों के द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था और मराठा साम्राज्य का शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सौंप दिया गया था। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब को माना जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1772 के बाद पेशवाओं का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा पेशवा नहीं हुआ था जो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ संधि कर करके पेशवाओं ने अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया और 1818 में अंत हो गया था। तो इस वीडियो में जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उतना मैंने आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसे मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।